हाँ, पीडीएफ आपको अगर मिल गया होगा तो वोकैब के पीडीएफ में डलवा दिया, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि पीडीएफ मिलेगा तो कुछ कुछ शब्द हम लोग पढ़ते रहेंगे। चूंकि वो पीडीएफ रिफाइंड है, रिफाइंड का मतलब है कि वो ऐसे शब्दों का कलेक्शन है जो नहीं, वो मैंने इसलिए दिया था जैसे कभी कभी घर में खाने में काम नहीं करते। और रिलेटिवली क्या हो गया, तुलनात्मक रूप से। अच्छा, चूंकि इनका अर्थ ही है तुलनात्मक रूप से, बोल ही रहा है तुलनात्मक रूप से, मतलब ये कॉम्परेटिव की तरह इस्तेमाल होते हैं वाक्य में। अब अगर ये कॉम्परेटिव की तरह इस्तेमाल होते हैं तो क्या इनके बाद वाक्य में इनके साथ कॉम्परेटिव डिग्री लग सकती है? तो नहीं लग पाएगी। पहला रूल ही हमको यही बताया था कि दो कॉम्परेटिव या दो सुपरलेटिव वाक्य में एक साथ काम नहीं करते। तो अगर ये कॉम्परेटिव डिग्री की तरह हमारे वाक्य में इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ हमेशा कौन सी डिग्री लगेगी? हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कहा दिस इज कंपैरेटिवली ए बेटर प्लान। दिस इज कंपैरेटिवली अ बेटर प्लान। ठीक। या अगर इसी सेंटेंस को हम लिखें, इसी सेंटेंस को हम लिखें, दिस इज रिलेटिवली ए चीपर पेन। दो शब्द हमने लिखा, दोनों शब्दों में गलती क्या होगी? हमने एक में कंपैरेटिवली लिखा, एक में रिलेटिवली लिखा। ठीक है ना? एक में कंपैरेटिवली लिख दिया, एक में रिलेटिवली लिख दिया। हमसे क्या बताया गया? कंपैरेटिवली और रिलेटिवली चूंकि कंपेयर करने के सेंस में ही आ गए, तो हम दो कंपैरेटिव तो लिख नहीं सकते, इसलिए इनके साथ हमेशा क्या लिखेंगे? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे दिस इज कंपैरेटिवली ए गुड प्लान, दिस इज रिलेटिवली अ चीप पेन। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम नहीं करते। कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक। अब एक सवाल आया था कि अगर मान लीजिए वाक्य में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव या कंपैरेटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव और सुपरलेटिव ये एक साथ आ जाए, ठीक है ना, मतलब अलग अलग डिग्रियां एक साथ आ जाए, तो हमको क्या करना चाहिए? ठीक है ना, पहले इसको लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक, जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस लिखा हो ए इज बेटर इफ नॉट बेस्ट स्टूडेंट। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई ऐसा सेंटेंस बनाऊं, ठीक, सेंटेंस लिखा हुआ ही इज बेटर इफ नॉट बेस्ट स्टूडेंट। अब यहां दिक्कत क्या आई? एक कॉम्परेटिव है और एक सुपरलेटिव है। इफ नॉट द बेस्ट हो जाएगा, एक सुपरलेटिव। आपका ग्रामर कहता है हम लिख सकते हैं, हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं, हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या हमारे सामने ये है कि अगर हम कॉम्परेटिव लिखें तो कॉम्परेटिव के जो रूल हैं पहले वो लिखे जाए, फिर सुपरलेटिव के जो रूल हैं वो लिखे जाए। अब जैसे सुपरलेटिव के साथ द आना चाहिए, वो आपने लिख दिया, लेकिन कॉम्परेटिव के बाद क्या आना चाहिए? देन आना चाहिए। ठीक है ना, देन आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, चूंकि सुपरलेटिव ही लगा है तो सुपरलेटिव मतलब क्या होता है? पूरे क्लास से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, पूरे क्लास से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? ही इज बेटर देन ऑल अदर, ही इज बेटर देन ऑल अदर इफ नॉट बेस्ट स्टूडेंट। बेटर के साथ देन का प्रयोग और एक प्रोनाउन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे क्लास से कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑल अदर का प्रयोग आप कर देंगे। ठीक है ना, ऑल अदर का प्रयोग आप कर देंगे। चलिए, आपका सवाल यही था, अगर एक कॉम्परेटिव एक सुपरलेटिव दोनों साथ साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो उनके जो रिस्पेक्टिव रूल है, जैसे जो कॉम्परेटिव के रूल है वो लगेंगे, फिर जो सुपरलेटिव के रूल है वो लगेंगे ना। किसी भी रूल को आप मिस नहीं करेंगे या किसी भी रूल को आप हटाएंगे नहीं वहां पर। चलिए, आपके सवाल का जवाब। अब एक आपका एडजेक्टिव होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जब मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो नाउन और वर्ब दोनों कैसे हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। ठीक, बस यही अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, बस यही अंतर आपको ध्यान रखना है। अगर मच आया तो पहले में क्या लिखा जाएगा? मच, क्योंकि मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? मच। आई नीड मच मनी टू गेट दिस ऑब्जेक्ट। यही। दूसरे में क्या लिखा है? देयर मेनी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाउन है और चूंकि मेनी के बाद आया तो प्लूरल भी हो गया, तो स्वाभाविक है अब जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु वांट। ठीक है ना, क्लियर है? और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं सम का प्रयोग। अगर ये काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो नाउन और वर्ब
कैसा रखेगा, प्लूरल, बहुवचन में रखेगा। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो नाउन और वर्ब दोनों कैसा रखेगा, सिंगुलर रखेगा। नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर रहेंगे, ठीक। सम अगर काउंटेबल नाउन के साथ आए, सम अगर काउंटेबल नाउन के साथ आए तो ये नाउन और वर्ब काउंटेबल अनकाउंटेबल है, इसके आएगा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो एनी का प्रयोग होगा। जैसे दोनों सेंटेंस में गलती क्या है, दोनों सेंटेंस में गलती क्या है, दोनों सेंटेंस में गलती क्या है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, आई बॉट सम बुक्स, सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सेंटेंस पॉजिटिव। अब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है ना, सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप सम का प्रयोग कर सकते हैं, आपने किया भी। और सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, ये भी करेक्ट है क्योंकि बुक काउंटेबल नाउन है, बुक काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल में लिखी जाएगी। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई डोंट, डू नॉट आ गया, नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ किसको आना था, एनी को, तो सबसे पहले तो ये गलत हो गया, एनी, सम की जगह एनी आ गया। अब मनी चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, हमको फर्क भी नहीं पड़ता काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, हम दोनों कंडीशन उसको सिंगुलर ही लिखेंगे। आप लिखेंगे आई डोंट हैव एनी मनी। पहली शर्त इसने क्या रखी, पहली शर्त रखी कि ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो क्या करेंगे इसके साथ, जैसे सम काउंटेबल नाउन के साथ आया तो सब कुछ प्लूरल, अनकाउंटेबल के साथ आया तो सब कुछ सिंगुलर। और अगर एनी काउंटेबल अनकाउंटेबल किसी के साथ आया तो सिंगुलर, सम को पॉजिटिव सेंटेंस में लेंगे, एनी को नेगेटिव सेंटेंस में लेंगे, ठीक है ना, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास है, ठीक है ना, इसी सम एनी की अगली शर्त बता रहा हूं, सम और एनी की अगली शर्त बता रहा हूं आपको, आर यू डूइंग समथिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो अगर आपके वाक्य की शुरुआत उड से हो जाए, उड से हो जाए, माइट से हो जाए, तो समझ लीजिए रिक्वेस्ट या प्रपोजल का भाव बना, ठीक। उड पुड माइट से अगर वाक्य की शुरुआत हो जाए, उड पुड माइट से अगर वाक्य की शुरुआत हो जाए तो इसका मतलब यहां क्या है, यहां आपका रिक्वेस्ट बन रहा है, फिर आप वहां क्या लगा देंगे, सिर्फ सम लगाएंगे, एनी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए यहां एक सेंटेंस लिख दिया जाए, वुड यू लाइक टू टेक सम या एनी टी। अब मैंने एक सेंटेंस बना दिया, वुड यू लाइक टू टेक सम और एनी टी, क्या ये सही है, हाँ वही रिक्वेस्ट या प्रपोजल का एग्जांपल है। क्लियर है। अब आप यहां क्या लिखेंगे, वुड यू लाइक टू टेक सम या एनी टी। अब आपको पता है कि वुड कुड माइट से अगर सेंटेंस आया इसका मतलब रिक्वेस्ट या प्रपोजल, और रिक्वेस्ट या प्रपोजल है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, सम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा एक सवाल आया, अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, स्वाभाविक है नेगेटिव जैसे ही आएगा वहां किसका बोलबाला हो जाएगा, एनी का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ऐसा कोई जरूरी नहीं सिद्धांत। चलिए अगली कंडीशन के लिए आ जाइए, एनी इज यूज्ड विद कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव आपने पढ़ा, अगर कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, अगर कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है आप उसके साथ एनी का प्रयोग करेंगे। हाँ टेक की जगह हैव भी लिख सकते हैं, करेक्ट है। प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव रखना। चलिए क्या कहा, एनी, जैसे मान लीजिए आपने कहा डू यू हैव एनी गुड आइडिया, अगर एनी लिखा है तो एनी के बाद क्या आना चाहिए, कॉम्परेटिव फॉर्म, आप क्या लिखेंगे, डू यू हैव एनी बेटर आइडिया, डू यू हैव एनी बेटर आइडिया, या आई डोंट, या नेवर बन, हाँ के साथ एनी का प्रयोग होता है, एनी का प्रयोग होता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये शब्द नकारात्मक माने जाते हैं, जितने भी शब्द आपने लिखे हैं ये शब्द निगेटिव सेंस देते हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, फ्यू, लिटिल, सेल्डम, ठीक है ना, ये नकारात्मक सेंस देते हैं। नकारात्मक सेंस देते हैं तो इनके साथ आप क्या लगा देंगे, एनी लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ जैसे मान लीजिए आपने कहा ही डज
क्योंकि ये सबके सब शब्द क्या है आपके नेगेटिव है, नकारात्मक। लिटिल अ लिटिल द लिटिल का सेक्शन, लिटिल अ लिटिल द लिटिल का सेक्शन। आप वाला कॉलम है ना, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ये किसके साथ आता है? काउंटेबल नाउन के साथ, संख्या बताना इसका काम है। लिटिल अ लिटिल द लिटिल किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है मात्रा बताना, ठीक है ना। फ्यू अ फ्यू द फ्यू आपका क्या करता है? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और लिटिल अ लिटिल द लिटिल क्या करता है? लिटिल अ लिटिल द लिटिल क्या करता है? लिटिल अ लिटिल द लिटिल आपका मात्रा बताएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ है, ठीक है ना। हाँ? नहीं, वो बनेगा ही नहीं आकाश, उस शब्द को डिक्शनरी में ऐसा कुछ इस स्पेलिंग के साथ ऐड नहीं किया गया, ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। पढ़ाई नहीं कर रहा है अच्छे से, और ये इस तरीके से शिकायत कर रहे हैं जैसे बहुत सीरियस होकर पढ़ रही हैं। अभी कुछ देर पहले लिख रही थी कि इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ने का मन नहीं करता है, और यहाँ आके वो सीधी सादी, सर सब लोग पढ़ नहीं रहे हैं सर, बदमाशी कर रहे हैं सर। हाँ? देखो कमेंट्स एक भी नहीं छूटते हैं, लेकिन अब आप लोग रिस्पांस डिजर्व नहीं कर रहे हैं, मैं करूँ क्या बताऊँ, रिस्पांस ही आप लोग डिजर्व नहीं कर रहे हैं। जिस दिन डिजर्व करोगे उस दिन जो डिजर्व कर रहा है उसको रिस्पांस मिल रहा है। हाँ, थोड़ा या कुछ का सेंस देता है। और द फ्यू द लिटिल का मतलब होता है, काउंटेबल रहेगा तो लिटिल अ लिटिल द लिटिल लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए जैसे आपने मान लीजिए लिखा few boys are studying here, ना आएगा नहीं, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। या दो लड़के आ गए या एक दो लड़के पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप फिर कहते हैं कि अरे आज तो न के बराबर भीड़ है, फिर इसमें क्या ही काम किया जाए, ऐसे बोलते हैं ना। न, चूंकि आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बड़े स्तर की है और उम्मीद के अनुसार मिला कितना? न के बराबर ना। जैसे आप क्लास में जब आते तो आप सोचते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर में अगर 30 क्वेश्चन आए तो कम से कम 31 तो बना ही डालेंगे ना, इस उम्मीद के साथ आते हैं। फिर आप क्लास में आते ही आपको लगने लगता है कि भाई पढ़ना उड़ना कुछ नहीं होता, अनावश्यक के कमेंट करने में जो मजा है ना, वो जो ओवर स्मार्टनेस दिखती है वो फिर कहीं नहीं। असली डिग्री यही है, जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमारे पेपर में यही आएगा कि आपने कितने ओवर स्मार्ट कमेंट किए हैं, और फिर हम उत्तर लिखेंगे हमने तो 50 किए, हमने तो 60 किए, हमने तो 70 कर दिए, और फिर वो हमको नौकरी दे देगा। हाँ? ये उम्मीद लेके आप बैठे होते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो गलती से वो पूछ लेता है वो जो मैं पढ़ा रहा था और आपने पढ़ा नहीं, ठीक है ना। मैं पढ़ा रहा था आपने पढ़ा नहीं, अब वो वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आपको लगता है कि भाई उम्मीद तो करके गए थे 30 में 31 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हुए न के बराबर, मतलब एक क्वेश्चन किसी तरीके से बगल वाले ने वो भी दिखा दिया था तो हमने कर लिया, नहीं तो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है ना। उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं? फ्यू क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, फ्यू क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, न के बराबर प्रश्न अटेम्प्ट हो पाए। अक्सर होता है, ये आज से नहीं देख रहा हूँ, 12 साल से देख रहा हूँ। जितने ओवर स्मार्ट हैं जो क्लास में कमेंट करते हैं, अभी तो ऑनलाइन व्यवस्था 2018-19 के बाद से बहुत तेजी से बढ़ गई, कोविड के बाद तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, अब तो आप ज़्यादा आज़ाद हो गए कमेंट लिखने के लिए, लेकिन ये सब बाद में रोते हुए मिलते हैं। जितने भी ओवर स्मार्ट है सब रोते हुए मिलते हैं। ये हम जब पढ़ रहे थे, हम जब प्रिपरेशन में थे यूपीएससी की, तब भी देखते थे जो बच्चे ज़्यादा ही क्लास में बढ़ चढ़ के बोलते थे, और वो ऐसा बोलते थे कि लोग हंसने लगता था, अरे भाई मैंने बोला पूरी क्लास हंस दी, मैं तो इस क्लास का सबसे कूल बंदा हूँ, ठीक है ना। बाद में जब रिजल्ट आता था तो पता लगता था कि हाँ वो ठंडा ठंडा कूल कूल ही हो गए ना, वो टहलते रहे। ये दिक्कत सदियों से चली आ रही, आज की नई नई बात थोड़ी ना। और समस्या जानते हैं इसमें क्या है? उस समय नहीं समझ में आता जब आप बर्बादी के रास्ते पर होते हैं, ये समझ में तब आता है जब आप बर्बाद हो चुके होते हैं। इसकी बड़ी खराब बात यह है कि समझ में बहुत लेट आता है, ये बड़ी दिक्कत है। बाकी उम्मीद करेंगे कि इस दिवाली आपको सद्बुद्धि ही मिले। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ, क्या हो जाएगा? अ लिटिल अटेंशन, अ लिटिल मतलब क्या हो गया? थोड़ा। अच्छा, थोड़ा लेकिन सब या सबसे कुछ कम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए सपोज कि आपका कोई दोस्त आपसे पैसे उधार मांग रहा है, ठीक है ना। हाँ, उसी पर आ रहा है, द फ्यू द लिटिल पर आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक दोस्त है आपसे पैसे मांगा, उसने कहा यार 100 रुपए की जरूरत है, 100 रुपए मुझे उधार दे दो। आपने अपनी जेब पूरी देखी और आपके पास मिले कितने? 40 रुपए या 50 रुपए या 60 रुपए। आपने सारे पैसे निकाल के दे दिए, भाई जेब में इतने ही पैसे हैं। आपके हिसाब से वो पैसे कितने हैं? सब, क्योंकि आपके पास उतने ही थे। लेकिन उस दोस्त की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पैसे कितने हैं? थोड़े से, क्योंकि उसका पूरा पूरा काम हुआ नहीं। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन सेंटेंस में दिखाई जाए जहां पर उस परिस्थिति में मौजूद सब लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा हो, वहां आप द फ्यू द लिटिल, द फ्यू द लिटिल, हाँ आप वहां यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए आई गेव हिम, आई गेव हिम द फ्यू कॉइन्स। अब यहां मैं द फ्यू की जगह अ फ्यू भी लिख सकता हूं अगर सिर्फ इतना ही सेंटेंस लिखा हो,
ठीक है ना। लेकिन अगर लिखा हो आई गेव हिम द फ्यू कॉइन्स, आई हैड, आपने आगे सिचुएशन बना दी, मेरे पास इतने ही थे, आई हैड, इसका मतलब आपके पास मौजूद सब, लेकिन सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार वो पैसे क्या हो गए, थोड़े हो गए। आपने क्या लिखा, आई गेव हिम द फ्यू कॉइन्स आई हैड, द फ्यू का प्रयोग कर देंगे, थोड़ा लेकिन सबके सेंस में, ठीक है ना, थोड़ा लेकिन सबके सेंस में। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अच्छा, एक यूज और समझ लेंगे। एक ओल्ड होता है जिसकी दो डिग्रियां चलती हैं, तो वो भी कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है। एक शब्द है आपका ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। इसी में एक और फॉर्म इसकी चलती है, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट हम प्रयोग करते हैं किसी के लिए भी ना? किसी के लिए भी, किसी के लिए भी हम ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब परिवार का नहीं होना चाहिए, बस परिवार के बाहर का होना चाहिए। लेकिन अगर एक ही परिवार का है तो आप क्या लिखेंगे, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। परिवार के लिए अगर कोई छोटा बड़ा है उसके बारे में बात करना है, आप उसके लिए क्या लिखेंगे, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ओल्ड आपका कॉमन है, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री में ओल्ड कॉमन है, बस आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है ना, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में आपको ध्यान रखना है। अगर वो एक परिवार के लिए है तो आप ओल्ड, सॉरी, एल्डर और एल्डेस्ट लिखेंगे, और अगर एक परिवार से बाहर का है तो आप क्या लिखेंगे, ओल्डर, ओल्डेस्ट। जैसे मान लीजिए कहा जाए मिस्टर रमन इज द, मिस्टर रमन इज द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। अब आप यहां क्या लिखेंगे, ओल्डर या एल्डर? अगर ये सेंटेंस मान लीजिए आपके पास आए, अगर ये सेंटेंस आपके पास आए तो आप इसमें एल्डर लिखेंगे या ओल्डर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? ओल्डर लिखेंगे, क्योंकि ये पूरे सोसाइटी के मेंबर की बात है। सोसाइटी में हर आदमी एक परिवार से तो नहीं आया होगा, स्वाभाविक है, एक परिवार से नहीं आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, मिस्टर रमन इज ओल्डर मेंबर, या सॉरी ओल्डेस्ट मेंबर, क्योंकि द लगा हुआ है ना, सुपरलेटिव है, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। लेकिन अगर यही लिखा जाए, मान लीजिए लिखा अविनाश इज हर ब्रदर, अब यहां क्या लिखे, ओल्डर या एल्डर? ओल्डर लिखे या एल्डर? एक सेंटेंस दूसरा लिखा हमने, उसमें ओल्डर का प्रयोग करना है या एल्डर का प्रयोग करना है? किसका प्रयोग करें हम? ओल्डर का प्रयोग होगा या एल्डर का प्रयोग होगा? अब यहाँ इसने साफ साफ लिखा ब्रदर। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में भाई बहन हम उन्हीं को बोलेंगे जो अपने परिवार, एक माँ बाप के संतान होंगे, नहीं तो कजन शब्द का प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अविनाश इज हर एल्डर ब्रदर होगा, ओल्डर नहीं होगा, क्या होगा, एल्डर ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि एक परिवार के लिए बात हो रही है। Problems are linked to poverty. Dash of the problems are linked to poverty. Much of the problems, many of the problems, the number of the problems या a lot of the problems। क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होना चाहिए? कोई भी बुक ले लीजिए साधना दी, जो प्रैक्टिस, जिसमें क्वेश्चन हो। प्रैक्टिस के लिए सारी किताबें अच्छी होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं, सारी किताबें अच्छी। बताइए क्या होना चाहिए? मच के बाद सिंगुलर चाहिए, मच मेनी आप पढ़ चुके हैं, अनकाउंटेबल। मेनी के बाद प्लूरल चाहिए, क्योंकि मेनी आपका क्या लेके आएगा, काउंटेबल। द के साथ काम करेगा। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हो गया। द नंबर ऑफ का एक रूल भी समझ लीजिए। अ लॉट ऑफ हो सकता था, लेकिन ऑफ यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा है, गलत है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, मेनी। मेनी के अलावा कोई फिट ही नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। मेनी ऑफ द प्रॉब्लम ए। अब आपको बताया था कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली के साथ कौन सी डिग्री बनेगी, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली दोनों ही आपके कॉम्परेटिव सेंस में आते हैं। ये कॉम्परेटिव, ये सुपरलेटिव, ये कॉम्परेटिव। आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, तो आप क्या लगाएंगे, दिस इज कॉम्परेटिवली अ चीप प्रपोजल वाज देन द फॉर्मर। अब अगर दो के बीच में कंपेयर हो रहा है और यहाँ पे देन भी लिखा हुआ है, तो आप गेस कर सकते हैं क्या ही लगाएंगे हम लोग। देन लगा हुआ है, देन लगा है, तो देन क्या डिमांड कर रहा है, देन डिमांड कर रहा है कॉम्परेटिव फॉर्म। देन क्या डिमांड करेगा, कॉम्परेटिव फॉर्म। अब यहाँ देखिए कॉम्परेटिव है, लेकिन उसके पहले द लिखा है, इसलिए गलत हो गया। ये सुपरलेटिव है, गलत हो गया। ये भी सुपरलेटिव है, गलत हो गया। सही क्या हुआ, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, बेटर। बेटर हो जाएगा ना, बिल्कुल, आपने भी वही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अगला, ये रूल हमने पढ़ा था ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
अच्छा, अब यहाँ से एरर वाले क्वेश्चन, ये तो फिल इन द ब्लैंक वाले थे, अब जरा एरर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेहा इज, ये ऑप्शन ए है, गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूही। अब आपको बताना है कहाँ मिस्टेक, अगर आपको लग रहा है कोई गलती नहीं तो ऑप्शन डी भी आप ले सकते हैं एज नो एरर ना। बताइए गलती कहाँ बन रही है। नेहा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूही, इसमें क्या होगा। अब जब आपने यहाँ दैन लिखा है, बात को समझिए, जब आपने यहाँ दैन लिखा है तो मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं, वैसे भी आपने दो नाम ले रखे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो जब दो के बीच में कंपेयर होगा तो डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव आएगी। तो ये तो लिखा है मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव लिखा है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव आ गया। अब एंड से दोनों एडजेक्टिव जुड़े तो दोनों को एक फॉर्म में रख देंगे ना, क्योंकि दोनों से ही तो कंपेयर कर रहे हैं। तो गुड को हम यहाँ क्या करेंगे, बेटर करेंगे। अब सेंटेंस बनेगा नेहा इज बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी आप करेक्ट करेंगे, बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल। ठीक है ना, दोनों कंपैरेटिव होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को साथ में लाके कंपैरिजन शो कर रहा है, तो बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, Sadhana's performance in the drama was best than Sunita's but not as good as Nikita's। इसमें क्या होगा भाई, इस सेंटेंस में क्या गलती हो रही है। Sadhana's performance in the drama was best than Sunita's but not as good as Nikita's, क्या गलती हुई यहाँ पे, क्या मिस्टेक बनी यहाँ पे। अब यहाँ आपने देखा साधना के परफॉर्मेंस की तुलना किससे हो रही है, सुनीता के परफॉर्मेंस से। ठीक, दोनों के बीच में पहले तुलना हुई, फिर उसके बाद इससे तुलना हुई। तो जब दो के बीच में कंपेयर हो रहा है तो डिग्री कॉम्परेटिव, और यहाँ दैन लिखा भी हुआ है, दैन इसने लिखा भी है, दैन लिखा है तो डिग्री कॉम्परेटिव लगाइए। यहाँ बेस्ट की जगह क्या सुटेबल हो जाएगा, बेटर देन सुनीतास, यही होगा ना, बेटर देन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। आफ्टर ही हैड रेड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द नॉवेल एट वन सिटिंग, क्या होना चाहिए भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या करेक्ट होगा, क्या करेक्ट होना चाहिए। आफ्टर ही हैड रेड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द नॉवेल एट वन सिटिंग, क्या बनेगा यहाँ पे। आपको क्या बताया था, ऑर्डिनल कोऑर्डिनल मल्टीप्लिकेटिव, OCM का रूल लगेगा, फर्स्ट टू चैप्टर्स होना चाहिए ना, फर्स्ट टू चैप्टर्स होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, आर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, गेस करिए कहाँ पर गलती आपको मिल रही है। यहाँ देखिए क्या लिखा, आर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन, हमारे प्लेग्राउंड की तुलना किसी और के प्लेग्राउंड से हो रही है, दो ऑब्जेक्ट आपस में कंपेयर हो रहे हैं तो डिग्री कॉम्परेटिव आएगी। आई क्लीनर देन भी लिखा है, लेकिन एंड से जब दो एडजेक्टिव जुड़े तो दोनों ही कॉम्परेटिव हो जाएंगे ना। आप क्या लिखेंगे, बिगर एंड क्लीनर देन देयर्स, यही होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल आवर हिस्ट्री टीचर इज द बेटर, इसमें क्या होगा, फर्टिलिटी ऑफ स्वाइन, ऑल द मोर बेटर इफ सी हरसेल्फ, ये ना दोनों। ए और अ पढ़ने का प्रचलन है, ये खाली एक्सेंट का अंतर है, बाकी इसमें कोई विशेष रूल नहीं है। जनरली जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है वो अ पढ़ता है, और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसको ए पढ़ता है। ठीक है ना, और कोई इसमें अंतर नहीं, बोलने का अंतर है, एक्सेंट का अंतर है। अब आइए ए और एन पर पहले चर्चा कर ले, ताकि आपको मैं ये साउंड भी समझा सकूं, जिसकी वजह से ये द और दी आया आपका। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले ए और एन की बात करें। ए और एन के यूज के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा साउंड क्या होता है। जैसे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट है, 26 है। अभी भी 26 पढ़ रहे हो, पहली क्लास में पूछा था, अभी भी 26 ही पढ़ रहे हो। इससे समझ मारा क्लास में कितने सीरियस हो, नहीं। चल, मान गया कि पूरी क्लास का बंटा धार करके बैठे हो। किसी भी भाषा में अल्फाबेट एक हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया, वर्णमाला। ठीक, तो किसी भी भाषा में वर्णमाला मतलब जितने अक्षर उनका समूह एक ही होता है, एक से अधिक तो होता नहीं, वो एक होता है। ठीक है ना, एक होता है। करण जी कह रहे हैं आपकी इंग्लिश इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है सर। इसलिए कंफ्यूजन है, शुरू में आपने कुछ लिखा था, मैंने रिस्पांस नहीं दिया, आपने 2-3 बार लिखा कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मैंने, लेकिन मैंने फिर भी जवाब नहीं दिया। तो अंतिम में आपको समझ में आया कि अब चूंकि ये जवाब नहीं दे रहे तो एक आरोप लगा दो, आपकी इंग्लिश बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए कंफ्यूजिंग है। दूसरा, ये मेरी इंग्लिश नहीं, ऑक्सफोर्ड वालों ने बना रखी, मैं खुद इससे परेशान, क्या जरूरत थी इसको बनाने की। ठीक, हाँ, तो ये मेरी अंग्रेजी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत जगह बयाना ले रहे हैं। ठीक है ना, ये अंग्रेजी मेरी नहीं, ये अंग्रेजी उन लोगों ने बनाई है, मैं खाली आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा क्यों अंग्रेजी कंफ्यूजिंग है मेरी। आइए, अब मैं लेटर की बात करूं, कितने लेटर हैं, 26 लेटर। लेटर कितने हैं 26। ठीक है ना, 26 लेटर्स हैं, जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात करें तो वॉवेल लेटर कितने हैं, वॉवेल 5 हैं आपके, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, इन 5 को छोड़कर बाकी के 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। किसकी बात मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लेटर की। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं लेटर की। ठीक, अब अगर मैं साउंड की बात करूं कि ये जो 26 लेटर है इसको कितने प्रकार से बोला जा सकता है। लेटर तो वो हो गया, ठीक है ना, लेटर तो वो हो गया जो लिख रहे हैं, ठीक है ना, लेटर तो वो है जो हम लिख रहे हैं, A B C D जो हम लिखे। प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड क्या है, जो हम बोल रहे हैं। ठीक है ना,
साउंड हम जो बोल रहे हैं, तो कितने साउंड है इंग्लिश में, यानी इन लेटर्स को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, तो टोटल 44 साउंड्स हैं, जिसमें से वॉवेल साउंड कौन कितने हैं, वॉवेल साउंड है 20 और कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है 24। अब इसको सबसे सरल तरीके से हम जाने, क्योंकि हम फोनेटिक्स तो पढ़ेंगे नहीं, हमको फोनेटिक्स तो पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं, और वो बड़ा लेंदी सिलेबस है, हम उसको उसमें घुसेंगे भी नहीं कि हम ये सीखें किसी लेटर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। हम इसको बहुत सरल तरीके से लेके आए, करण भाई की भाषा में कंफ्यूजिंग तरीके से लेके आए ना, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दें हम लोग। मैं आपको कंफ्यूज कर दूं, अगर आप हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को जानते हैं, तो अ से लेके अह तक के जो लेटर आप प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में आप पढ़ते हैं ना अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह, ठीक है ना, ये जो अ से लेके अह तक का साउंड है वो वॉवेल साउंड है। 20 प्रकार के साउंड आप निकालेंगे यहाँ, ठीक। ये जब भी आएगा, जब आप जैसे आप जब बोलेंगे तो हिंदी के जो आपके स्वर और व्यंजन है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस आप बोलिए, उच्चारण तो लगभग एक होता है सभी भाषाओं को, ठीक है ना। तो आप हिंदी वाले से गेस कर लीजिए, अ से लेके अ तक के बीच का कोई उच्चारण आएगा तो वॉवेल हो जाएगा, और क से लेके ज्ञ तक के बीच का कोई उच्चारण आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक। अ से लेके अह तक का उच्चारण अगर है तो वॉवेल है, और क से लेके ज्ञ तक का उच्चारण है तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अब अगर ये दो चीज आप जानते रहेंगे तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, कंफ्यूजन कभी भी आपको नहीं होगा। अब ये क्लियर हो गया, उच्चारण और लेटर और अल्फाबेट लिखते समय हम ये देखते हैं, लेकिन आर्टिकल जब हम प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए एन, तो एक्चुअली हम लिखने पर फोकस करते ही नहीं, ठीक है ना, हम लिखने पर फोकस करते ही नहीं, हम फोकस किस पर करते हैं, हम फोकस करते हैं बोलने पर, ठीक है ना, उच्चारण पर। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब जरा आर्टिकल ए के बारे में जरा बात कर लें। अगर आर्टिकल ए मुझे लगाना है तो मेरे पास नाउन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं आर्टिकल ए लगा दूं, ठीक है ना। हाँ, क्या वी और डब्ल्यू साउंड में कंफ्यूजन रहता है, आप वह ही पढ़ेंगे, दोनों को वह पढ़ेंगे, और जब आप वह पढ़ेंगे तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं उसमें, उसमें कौन सा साउंड है, उसमें कंफ्यूजन है, उसमें तो ऐसा नहीं वी को आप वह पढ़ लेंगे और डब्ल्यू को आप ड पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, दोनों को वह ही पढ़ेंगे। हाँ, कंफ्यूजन खैर वहां भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप पूर्वांचल में जब बलिया से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बिहार की तरफ आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर वी को कई बार भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, वी को भी पढ़ते हैं। मैं 2016 15-16 के आसपास एक क्लास ले रहा था पटना में, तो वहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। एक कह रहा क्या, मैंने कहा वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। उसने कहा क्या सर क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा मैंने लिख दिया, मैंने कहा भाई वर्ब के 5 प्रकार हैं। कह रहा अच्छा अच्छा सर भर्ब के, मैंने कहा भर्ब के, उसने उसको इस तरीके से बोली। वहाँ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, मतलब ये मजाक वाली बात तो नहीं है, थोड़ा सा लाइट वे में ले लिया मैंने, लेकिन वो वहाँ का प्रोनाउंसिएशन ऐसा। भर्ब आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि आप लोग बिलोंग करते हैं, आप जानते हैं व को भ पढ़ लेते हैं। बोले भर्ब सर, मैंने कहा भर्ब, मेरे लिए वो नया था, मैंने कहा भर्ब, अच्छा भर्ब बोलते हैं क्या इसको, मैं तो वर्ब पढ़ता चला आया। अगर आप इस तरीके का, जो कि हमारी चूंकि लोकल भाषा की वजह से विकृत रूप है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो वहाँ कंफ्यूजन होना तय है, अदरवाइज दोनों को वह पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है ना। बस आप उसको भर्ब मत पढ़िए, भर पढ़ रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए अगर आप व को भ पढ़ते हैं, तो इसका मतलब जिसका नाम विपिन होगा उसको विपिन बोलते होंगे आप, जिसका नाम विकास होगा उसको विकास बोलते होंगे आप, ऐसा भी होता होगा, जिसका नाम विवेक होगा उसको विवेक बोलते होंगे। ये तो नहीं होता है, लेकिन ये लोकल एक्सेंट की वजह से ये गड़बड़ी आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारा प्रोनाउंसिएशन, जैसे कुछ लोग होते हैं ABCD पढ़ते हैं, ABCDEFG, ABCDEFGHIJKL अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो ये रूल आपके लिए नहीं बना है, ठीक है ना, ये रूल आपके लिए नहीं बना है, बना ही नहीं, क्योंकि ये रूल उनके लिए बना है जो प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से, जैसे F होगा, H होगा, L होगा, M होगा, N होगा, A बोलेंगे पहले, या नहीं बोलेंगे। तो कई बार हमारा चूंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा वीक होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर लोकल लैंग्वेज और जस्ट बिकॉज ऑफ आर स्कूली कल्चर, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो बाकी प्रोनाउंसिएशन उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों को वह पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए क्या कह रहे थे, ये कुछ नहीं कह रहे थे ये, अब जो कहना है वो कहेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास का भी समय है, आज यहीं पे रोक देंगे, ठीक है ना। अब अगली क्लास कल शायद नहीं होगी मेरी क्लास, बाकी टीचर्स की नहीं जानता, कल शायद मेरी क्लास नहीं होगी, तो हम लोग मिलेंगे बोला बॉय। अब बॉय ऑन द कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरी शर्त हमारी ये थी। पहली शर्त हमारी क्या थी, पहली शर्त हमारी ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दूसरी शर्त हमारी ये है कि उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा, एग्जांपल के तौर पे आपने देख लिया, आई मेट बॉय ऑन द वे, आई मेट बॉय ऑन द वे। अब यहाँ पे जो बॉय शब्द है, क्या ये सिंगुलर काउंटेबल है, तो ऑब्वियस है, बॉय गिना जा सकता है और सिंगुलर भी है, इसका प्लूरल बॉयज बनेगा।
अब इसकी शुरुआत किससे हो रही, लिखने का मैंने उस दिन बताया था कि लिखने से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम कोई भी अक्षर लिख रहे हो, हमारा जो उद्देश्य है वो पढ़ने का है। हम पढ़ते समय उसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ते समय क्या बोल रहे हैं, हमने बोला बॉय। अब बॉय में जो सबसे पहले बोला वो ब था, बॉय में जो सबसे पहले बोला वो ब था। ब आपका कहाँ आएगा, क से लेके गया, मैंने आपको बताया था कि अ से लेके अ तक अगर आप कोई भी साउंड निकाल रहे हैं तो ये वॉवेल साउंड में आएगा। वॉवेल साउंड में लास्ट सेशन यही चर्चा हुई थी। और क से लेके ज्ञ तक कुछ भी निकालेंगे तो वो किस में आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड में आएगा। ये लास्ट सेशन में चर्चा हुई थी। अब आप ब कहाँ पढ़ेंगे, क से ज्ञ के बीच में, क से ज्ञ के बीच में पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, आई मेट अ बॉय ऑन द वे ना। या जैसे लिखा सी वोर अ रिंग। अब रिंग का र क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आप रिंग बोलेंगे र बोलेंगे, ठीक। तो रिंग क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप इसके साथ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो पहली शर्त क्या हो गई, पहली शर्त यह है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो जाए तो आप आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक। ऐसे ही एन के साथ क्या कह रहे हैं, अगर एन लगाना हो तो एन के साउंड से शुरुआत होनी चाहिए, है ना। क्या कहा इन्होंने, अब यहां ए लिख, मिस्टर रमन इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय हो जाएगा। पहले के पहले एडजेक्टिव तो आया ही आया, उस एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब भी आ गया है। अब आपका ग्रामर कहता है कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था आपके ग्रामर में, आपके उसमें बन रही है, रूल में बन रही है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि रूल में ऐसी कोई व्यवस्था बन रही है, ऑनेस्टी के साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसके साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, क्या लिखा आपने, बिल्कुल लग सकता था, लेकिन प्रवीण अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल ए एन, तो पहले उसको उदाहरण देखेंगे ना। चलिए मान लीजिए यहाँ लिखा नाउन कोई सिंगुलर काउंटेबल है और उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ गया, तो आर्टिकल ए या एन कहाँ चला आएगा, उस एडजेक्टिव से पहले, और किसके शब्द को ध्यान में रखेगा, उसी एडजेक्टिव के शब्द को ध्यान में रखेगा। यानी प्रोनाउंसिएशन किसका लेगा, जो इसके तुरंत बाद लिखा, अब नाउन का नहीं लेगा, जो एडजेक्टिव लिखा उसका, लेकिन नाउन होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल ए एन आता उसी नाउन के लिए है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए उस एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब भी लिखा है तो आर्टिकल ए एन एडवर्ब के पहले आ जाएगा और किसके अनुसार लग जाएगा, उस एडवर्ब के वर्डिंग के अनुसार लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपने कहा, एक उदाहरण आपने ले लिया, ही इज ए स्टूडेंट। अब यहां पर सिर्फ हमारे पास नाउन है, सिर्फ और सिर्फ नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमने आर्टिकल कहां रखा, नाउन के पहले रख दिया, भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आर्टिकल आता है, हमने उसके पहले रख दिया। लेकिन अगर इसी नाउन से पहले ये वाला रूल लगाएं, कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही इज एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक, हमने लिख दिया ही इज एक्सीलेंट स्टूडेंट। हाँ अभी आशीष पढ़ा ही रहा हूं, अभी आगे बढ़ा ही नहीं, अभी तो वही बता रहा हूँ। हमने क्या लिखा, नाउन के पहले। अब नाउन के पहले देखिए, नाउन यहाँ लिखा है सिंगुलर काउंटेबल है, इसके पहले लेकिन अब एडजेक्टिव आ गया, तो आर्टिकल हम कहाँ लिखेंगे, एडजेक्टिव से पहले। और किसका प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे, इसी एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव एक्सीलेंट बोल रहा है, ए से प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, एन लिखा जाएगा, क्योंकि अब हम प्रोनाउंसिएशन किसका लेंगे, जो शब्द इसके सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक कौन लिखा हुआ है, एक्सीलेंट लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसी में एडवर्ब भी आ जाए, जैसे मान लीजिए लिखा जाए ही इज डैश, यहाँ लिखा वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो मतलब आर्टिकल लगेगा। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, लेकिन अब एडजेक्टिव का रोल समाप्त, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, वेरी, जो कि एडवर्ब है। तो किसका प्रोनाउंसिएशन किसका चेक करेंगे, अब एडवर्ब का, ठीक है ना। तो एडवर्ब का चेक करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, वेरी, वह क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लिखा जाएगा, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर ये क्रम बने तो जो शब्द सबसे पहले आया होगा आर्टिकल उसके पहले, और उसी के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लग जाएगा ए एन। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहना चाहिए, क्योंकि जब तक सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं रहेगा तब तक आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि प्लूरल के साथ आर्टिकल ए एन लगेगा नहीं भाई। ए और एन का मतलब क्या होता है, एक, तो स्वाभाविक आगे सिंगुलर होगा, क्योंकि अगर एक से अधिक होगा तो ए एन काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये शर्त हो गई कि अगर आर्टिकल ए एन लगाना है और ये व्यवस्था है तो आप कैसे काम करेंगे। लेकिन कुछ शब्द हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। जैसे दो रूल हैं, वो समझ लीजिए, नोट करके लिखिए। क्या कह रहा है, यदि, सो, हाउ, एज, टू, चार शब्द है ना। सो, हाउ, एज, टू आ जाए, अगर वाक्य में ये शब्द आ जाए तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग, आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन से पहले हो जाएगा, नाउन से पहले हो जाए। क्या कहा इन्होंने, इफ अ सेंटेंस, जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं लिख लीजिए, इफ अ सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस कम्स विद, if a sentence comes with, if a sentence comes with so, how, as, to,
सो हाउ एज टू, कॉमा देंगे, आर्टिकल ए एंड शुड बी यूज्ड, आर्टिकल ए एंड शुड बी यूज्ड जस्ट बिफोर द नाउन, आर्टिकल ए एंड शुड बी यूज्ड जस्ट बिफोर द नाउन, नाउन से पहले हो जाएगा। जैसे आपने कहा हाउ ए टॉल बिल्डिंग इट इज, मान लीजिए आपने एक सेंटेंस बना लिया, सॉरी आपने एक सेंटेंस बना लिया, हाउ अ टॉल बिल्डिंग इट इज। अब आप इस सेंटेंस में देखिए बिल्डिंग क्या है, नाउन है, और यहाँ क्या आ गया, हाउ, टॉल एडजेक्टिव है। अब जैसे ही हाउ आपको मिला, आर्टिकल कहाँ चला जाएगा, आर्टिकल यहाँ से इसका स्थान समाप्त हो जाएगा, ये लिखा कहाँ जाएगा, बिल्डिंग के पहले। आप क्या लिखेंगे, हाउ टॉल ए बिल्डिंग इट इज, क्या हो जाएगा, हाउ टॉल ए बिल्डिंग इट इज, ये बन जाएगा ना नाउन से पहले। हाँ, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे लिखा जाए सो ए ड्रास्टिक ड्रॉप इन food grain production means a heavy loss for the farmers। अब आप अगर इस सेंटेंस को देखिए तो शुरुआत में क्या लिखा, सो भी हमारा इस नियम का हिस्सा है, यहाँ ड्रॉप शब्द नाउन है, ड्रास्टिक एडजेक्टिव है, यही है ना। अब ए कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, नाउन से पहले। आप लिखेंगे सो ड्रास्टिक ए ड्रॉप इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन मीन्स अ हैवी लॉस फॉर द फार्मर्स। सो ड्रास्टिक ए ड्रॉप, बहुत बढ़िया, ड्रॉप नाउन के पहले आप ए लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही नाउन हो वो कैसा हो, सिंगुलर काउंटेबल हो, नाउन कैसा हो, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल के साथ ये रूल नहीं लगेगा। आई हैव नेवर सीन सच वेटिंग हियर। सेकंड में देखिए एज के बाद स्टूडेंट लिखा और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आप क्या लिखेंगे, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, ठीक है ना। तीसरे में देखिए हाफ के बाद आर लिखा है, आर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और आ का प्रोनाउंसिएशन, हावर तो नहीं बोलते, आर बोलते हैं आ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ एन आर हो जाएगा, हाफ एन आर, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लगेगा ना ए और एन, ठीक है ना। चलिए, अब ये दो रूल ऐसे हैं ना जहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, इसलिए दोनों आपको मेंशन कर दिया। एक और सवाल आता है बोलचाल की भाषा में, ठीक है ना। बोलचाल की भाषा में क्या होता है, कई बार ए एन का जो प्रयोग होता है बोलचाल की भाषा में, वो कोई के अर्थ में भी होता है, मतलब बोलचाल नहीं लिखने के लिए भी कोई के अर्थ में भी होता है। ए एन का एक अर्थ और आता है कोई, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं अगर मैन से पहले एडजेक्टिव हो तो रितेश जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैन के पहले जो सच लिखा है ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई एडजेक्टिव होगा तो वो वाला रूल लग जाएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव तो आर्टिकल इसके पहले, वो तो बता चुका हूँ, ठीक। चलिए, ये सच, हाफ और एज तीनों ही एडजेक्टिव की तरह आते हैं। अब भाई अगली बात क्या बता रहा था, जैसे मान लीजिए आप घर पर हैं, दरवाजे पर नॉक होते, आप दरवाजा खोलते हैं, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको आप नहीं पहचानते, आपने पूछा आप कौन, उसने कहा घर पर पिताजी हैं, आपने कहा हाँ है, तो जाकर उनको बता दीजिए कि रमेश आए हैं। अब आपको उस व्यक्ति के नाम के अलावा और कोई जानकारी है नहीं, आप घर पर पिताजी चाचा जिनके लिए उसने कहा था, आप उनसे जाके क्या बोलते हैं, कोई रमेश आपसे मिलने आए। कोई रमेश क्यों बोलते हैं, ये बताता है कि हमको उस व्यक्ति के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पता है ना, कोई के अर्थ में। अब आप ऐसे लिखते हैं ए रमेश वॉन्ट्स टू मीट यू। अब यहाँ ए का मतलब चाहे एक बोलिए एक रमेश आपसे मिल रहे हैं, या कोई बोलिए कि कोई रमेश, क्योंकि ये दिखाता है कि हमको इस व्यक्ति के नाम के आगे व्यक्ति के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना। हाँ, और कुछ भी नहीं पता है। चलिए, बिल्कुल सही है रितेश साहब। या जैसे आपने कहा ए डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ हिम। अब यहाँ ए का सेंस क्या बन जाएगा, चाहे आप कह दें एक डॉक्टर या कह दें कोई डॉक्टर, एनी का सेंस बन जाएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। चलिए, हाँ प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग भी सही है, लेकिन आपको पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, कोई के सेंस पे लगा ना, इसलिए रूल आपने समझा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, कशन, आपने ऊपर लिखा कि अभी तो मैं सब समझ जाती हूँ बाद में भूल जाती हूँ,
फिर आपने अगला सवाल दाग दिया, इंग्लिश कितनी क्लास चलेगी। आपके भूलने का कारण यही, क्योंकि आप क्लास पढ़ नहीं रहे, आप क्लास गिन रहे हैं, कितनी क्लास चलेगी, आप इसको बिताना चाहते हैं। जब आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि कब तक चलेगा, इसको कब तक पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस है आपकी आधी एनर्जी तो इस बात पे चली गई कि इसको कब तक पढ़ना पड़ेगा। आधी एनर्जी से आप समझते हैं इस क्लास में, तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन बाद में वो जो आधी एनर्जी आपने इसमें खर्च कर दी कि ये क्लास कब तक चलेगी, वही आधी एनर्जी अगर आप सीखने में लगा देते तो वो बाद में भी याद रहता। ठीक है ना। कोशिश करिए पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास में बैठने की, मजा आएगा। क्लास मत गिनिए। हाँ, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, सुना है ना। बस वैसे बैठिए। चलिए, बिल्कुल बोल सकते हैं रजनी, बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ, एन का मान लीजिए अगर कोई वॉवेल होता तो एन वहां भी लगा देते हम। जैसे अगर लिखते हैं एन ऑनेस्ट पर्सन हैड रिटर्न्ड हिज पर्स, एन ऑनेस्ट पर्सन हैड रिटर्न्ड हिज पर्स। एन ऑनेस्ट पर्सन आप बोलते हैं ना, कोई एक ईमानदार आदमी था जो पर्स वापस करके गया। ठीक है ना। चलिए, अच्छा यहां तक तो मैंने आपको वो रूल बता दिए, ए एन वाले। ठीक है ना। अच्छा जी, बढ़िया। इनको मैंने इतना समझाया कि क्लास पर ध्यान देना है। इनको समझ में आया कि सर आपने मेरा जो नाम लिया वो कहकशा है, एन उसमें साइलेंट है, आपकी सारी बातें जो है वो बकवास है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप मेरा नाम गलत ले रहे हैं, बाकी आपने जो ज्ञान दिया वो मेरे किसी काम का नहीं। ठीक है ना। बढ़िया है, ये माइंड सेट जिंदा। चलिए, बैड हैव अ गुड और शॉर्ट स्लीप होता है ना, क्रमबद्ध तरीके से आएगा, पढ़ते रहिए, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्या पढ़ाना है। टेक एल अ लाई, मतलब बता दे रहा हूँ, बाद में आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। रोज सुबह सुबह जाके उस पर लिखा करिए, वीडियो देख के लिख लिया करिए, 3 दिन में याद हो जाएगा। इससे आसान काम है नहीं। आइए, हाँ हम ह्यूमन है, कंप्यूटर नहीं है सर जो इतना सारा। कंप्लीट इंटरेस्ट लेना, और हैव अ शॉर्ट स्लीप का मतलब किसी चीज में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना। ठीक है ना, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना। हैव अ गुड और बैड एजुकेशन, हैव अ गुड एजुकेशन मतलब यहाँ शिक्षा नहीं है, संस्कार। हैव अ गुड एजुकेशन अच्छे संस्कार, हैव अ बैड एजुकेशन खराब संस्कार। हैव अ ड्रिंक मदिरा पान करना, शराब पीने के लिए ड्रिंक शब्द का प्रयोग करते हैं, हैव अ ड्रिंक। हैव अ टॉक बातचीत करना, हैव अ मील भोजन प्राप्त करना। देखो एक होता है भोजन करना, एक होता है भोजन प्राप्त करना, मतलब थाली सामने आ गई, भोजन आपको मिल गया। टेक अ मील हो जाएगा तो भोजन करना हो जाएगा। हैव अ स्मोक धूम्रपान करना, सिगरेट वगैरह पीना। हैव अ हेडेक सर दर्द होना। हैव अ ग्लिम्स ऑफ मतलब किसी चीज की झलक पाना या दर्शन पाना, जिसको आप बोलते हैं ना, झलक पाना या दर्शन पाना। टेक अ फैंसी टू किसी की नकल करना। टेक एन इंटरेस्ट इन किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, टेक एन इंटरेस्ट इन। गिव अ जंप का मतलब मोटिवेट करना, बूस्ट करना किसी चीज को, आगे बढ़ाना। गिव अ वार्निंग धमकी देना। गिव एन एडवांटेज का मतलब होता है लाभ पहुंचाना। एट अ लॉस नुकसान पर किसी चीज का होना। एट अ डिस्काउंट छूट पर होना, जैसे दिवाली में बहुत सारे ऑफर आए थे डिस्काउंट वाले। एट अ स्टोन थ्रो मतलब होता है थोड़ी दूर पर, इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। टेल अ लाई झूठ बोलना। कीप अ सीक्रेट रहस्य रखना। पे अ विजिट का मतलब होता है किसी पर्पज से, किसी विशेष उद्देश्य से कहीं जाना। पे अ फाइन जुर्माना भरना। क्रिएट एन अवेयरनेस जागरूकता फैलाना। एक गुड डील या अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है अच्छी बातचीत होना या अच्छे मुद्दे पर बातचीत हो जाना। ठीक है ना। अब जितने भी आपने फ्रेज यहाँ लिखे सब में ए एन लगा है, जहां वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन है वहां एन लगा है, और जहां कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन है वहां ए लगा है आपका। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, इनके साथ आर्टिकल ए एन आएगा। जैसे अब जैसे भी आपको दिखा दे, जैसे आपने कहा यू कैन नॉट जज द मेरिट ऑफ अ मैन इन मोमेंट, या जैसे आपने लिखा टेल मी एवरीथिंग इन नटशेल। He, along with his friends, is going for picnic in the park. He broke the rule, so he had to pay fine. Young boys create awareness in society.
अब बताइए। चलिए, क्या लिखा आपने? पहले में क्या होगा? यू कैन नॉट जज द मेरिट ऑफ, सॉरी ऑफ ए मैन, यहाँ ए लगेगा, ऑफ अ मैन इन अ मोमेंट, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेज है। ए यहाँ लिखना मैं भूल गया था, ये रूल नहीं है। मैन आपका सिंगुलर काउंटेबल था तो वहाँ ए लगेगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए क्या है, टेल मी एवरीथिंग इन अ नटशेल होना चाहिए। ही along with his friends is going for picnic, for a picnic हो जाए go for a picnic. He broke the rule so he had to pay a fine. Young boys create an awareness in society. ये ऐसे फ्रेज हैं आपके जो आर्टिकल ए एन के साथ आएंगे, ठीक है ना। चलिए, ठीक, चलिए, तो ये तो वो चीजें हो गई जो आर्टिकल ए एन से रिलेटेड आपको मिल रही हैं। हाँ श्रेयांशी, आपकी बिल्कुल रिक्वेस्ट जेन्युइन है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ आपकी क्लासेस ऐसा तो नहीं महीने में एक दिन होती है। ठीक है ना, तो कोशिश किया करिए कि समय आपको याद रहे। ये प्योर आलस्य है कि आपको, जैसे अगर ऑफलाइन क्लास होती तो क्या आपको रोज फोन करके बताना होता कि श्रेयस भाई आइए क्लास चलेगी, क्लास ले लीजिए, नहीं होता, आप याद रखते। वैसे यहाँ भी अपना शेड्यूल याद रखा करिए। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कई बार होता है कि नोटिफिकेशन गया, कई बार तो ऐसा होता है क्लास बीत जाती है तब नोटिफिकेशन जाता है ना, तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये जो इनका सिस्टम है, टेक्निकल सिस्टम वो करता है। अब इसमें कई बार ये भी कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना, ये भी कई बार कुछ नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि आपको याद रहे, ठीक है ना। टाइम टेबल तो जैसे 3 बजे वाली क्लास आपकी मैं जो पढ़ाता तो फिक्स है, इसको चेक करने का 3 बजे आप आया करिए, क्लास देख लिया करिए। या सुबह आप एक बार देख सकते हैं आज आपकी कौन कौन सी लाइव क्लास है, वो तो सुबह सुबह आपको दिख जाता है, देख लिया करें। ये थोड़ा सा आप लोग कर लिया करिए क्योंकि इस पे जोर नहीं है बहुत ज़्यादा। आर्टिकल द सकते हैं, द का क्या, द और स्पेसिफिक, तो आप यहाँ लिख लेंगे आर्टिकल द इज यूज्ड कन्फाइन इट्स मीनिंग। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं लिख लीजिए, आर्टिकल द का प्रयोग नाउन से पहले, आर्टिकल द का प्रयोग नाउन से पहले, नाउन से पहले नाउन से पहले उसका अर्थ विशेष बनाने के लिए, उसका अर्थ विशेष बनाने के लिए या उसका अर्थ सीमित करने के लिए किया जाता है। उसका अर्थ विशेष बनाने के लिए या उसका अर्थ सीमित करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने कहा, अब मान लीजिए आपने लिखा बुक यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग। बुक यू गेव मी, अब बुक कॉमन नाउन है लेकिन कौन सी किताब? जो आपने मुझे दी थी, यानी कुछ विशेष किताब की बात मैं कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर किताब की बात कर रहा हूं। तो जब मैं पर्टिकुलर किताब की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? द बुक यू गेव मी, द बुक यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग, द लिख दूंगा, ठीक है ना। हाँ, द बुक यू गेव मी, या जैसे लिखा जाए आई एम टॉकिंग अबाउट मैन ऑफ वर्ड्स। अब मैन शब्द कॉमन नाउन है लेकिन यहाँ मैन के बाद ऑफ लिखा, इसका मतलब मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर कौन? जो अपने वादे पर, अपनी बातों पर रहता होगा, मैं खाली उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऑफ लगने से ये विशेष हो गया, विशेष हो गया तो क्या हो जाएगा? द मैन ऑफ वर्ड्स। या जैसे लिखा ही इज मसून, मसून मतलब वो मिस्त्री जो घर बनाते हैं, ही इज मसून, मिस्त्री होगा उसके लिए लिखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ उस मिस्त्री की बात कर रहा हूँ जिसने मेरा घर बनाया था, तो मैंने अर्थ सीमित कर दिया ना, मैं कॉमन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर मिस्त्री की बात कर रहा हूँ। तो क्या लग गया? तो ये पर्टिकुलर हो गया ना। चलिए, बुक ऑफ हिस्ट्री, इसके पहले क्या मिल जाएगा? द मिल जाएगा। या अगर आपने कोई नाउन लिखा है और उस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हो, रिलेटिव प्रोनाउन आप पढ़ चुके हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हो तो समझ जाइए कि आपका नाउन फिर विशेष होने वाला है, आप फिर नाउन को विशेष बना रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में भी आर्टिकल द लगेगा, ठीक है ना। ये दो ट्रिक है नाउन को पहचानने की कि कब वो विशेष होगा। बस उसमें ध्यान ये देना है कि ये वाला रूल जो है वो कहीं कहीं काम नहीं करता। जैसे कहाँ काम नहीं कर रहा है? जैसे आपने लिख दिया ए पार्ट ऑफ, अब यहाँ पार्ट के बाद ऑफ लिखा है लेकिन आपने ए लिखा है, ए काइंड ऑफ,
ए टाइप ऑफ, ए पीस ऑफ, ठीक है ना। ऐसी जगहों पर ये काम नहीं करता क्योंकि ये फिक्स फ्रेज है, ये फिक्स फ्रेज है। इनके इनके साथ ए आता ही इसीलिए ताकि वो संख्या बता सके, इसलिए यहां आप आर्टिकल द नहीं खोजेंगे। अदरवाइज बाकी सिचुएशन में नाउन के बाद ऑफ लिखा है तो नाउन विशेष होगा, और विशेष होगा तो आर्टिकल द ले लेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा बुक ऑफ हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग। अब यहां बुक कॉमन नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नाउन है तो जनरल चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन आगे हमने लिख दिया क्या, बुक ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की जो किताब है या किसी ऐतिहासिक मैटर पर जो किताब लिखी गई। अब ये विशेष हो गया क्योंकि मैं दुनिया भर की सभी किताबों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उस किताब के बारे में बात कर रहा हूं जो किसी हिस्टोरिकल फैक्ट पर लिखी गई। ऑफ लगा, ऑफ लगा, नाउन विशेष होगा, नाउन विशेष होगा तो हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे, ठीक है ना। या जैसे कहा जाए बॉय हु केम हियर yesterday was my friend, was my friend। अब यहां बॉय के बाद, बॉय नाउन है, बॉय के बाद आपने क्या लिख दिया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब आप किस लड़के की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र आगे हुआ, इसको स्पेसिफाई कर दिया, कौन सा लड़का, जो कल यहां आया था। तो आप यहां क्या लिख देंगे, द बॉय हु केम हियर, द बॉय हु केम हियर। ये दो चीज आप याद रखेंगे तो आपके आर्टिकल द के मैक्सिमम रूल इसी में समाहित हो जाएंगे। आपको वो 40-50 रूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दो फैक्ट आप जानते रहेंगे तो ये काम हर बार करेगा। आपके यहाँ चूंकि क्वेश्चन भी इसी रेंज में पूछ ले जाते हैं तो आपको बहुत रूल, एक एक रूल निकालने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। नाउन जहां विशेष बना वहां आर्टिकल द काम करेगा। अब हमको जानना यह है कुछ विशेष नाउन है जिनके साथ आर्टिकल द आता ही आता है, तो अब उन पर चले चलते हैं। कौन से विशेष नाउन है, एक एक लाइन आप लिख लीजिए, आर्टिकल द is used with the following nouns। हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए, निम्नलिखित नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। निम्नलिखित नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। आर्टिकल द इज यूज्ड विद द फॉलोइंग नाउन्स। कौन कौन से नाउन है, सी मतलब सागर, ओशियन महासागर, बे या गल्फ खाड़ी, कैनल नहर, प्लेन पठार जो होते हैं, माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला, आइलैंड्स द्वीप समूह, रिवर नदी, रिलीजियस बुक धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस कम्युनिटी धार्मिक समुदाय, प्लैनेट हिस्टोरिकल इंसिडेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब वंश, जैसे मुगल डायनेस्टी पढ़ते हैं ना, मुगल डायनेस्टी मुगल वंश। अब देखिए सन क्या है, यूनिक थिंग है, एकमात्र ऐसा तारा जो दिन में चमकता है, तो यूनिक है, अद्वितीय, इसके जैसा कोई दूसरा तारा नहीं है। आप इसके पहले क्या लिखेंगे, द सन। ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है, दिशा है, लेकिन उसके पहले क्या आ गया, प्रेपोजिशन। हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्शन के नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा, लेकिन कब, जब वो प्रेपोजिशन के साथ लिखा होगा। यहाँ प्रेपोजिशन लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा, इन द ईस्ट। अर्थ प्लेनेट का नाम है, इसके पहले भी द लगेगा। सन आपका यूनिक थिंग में आता है, इसके पहले भी द लगेगा। फ्रेंच रिवोल्यूशन ऐतिहासिक घटना है, इसके पहले भी द लगेगा, द फ्रेंच रिवोल्यूशन। ताजमहल क्या है, ऐतिहासिक धरोहर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इसके पहले भी द लगेगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, इसके पहले भी द का प्रयोग होगा, ठीक है ना। किसी भी स्थान के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर किसी भी स्थान के नाम के पहले यूनियन आया, यूनाइटेड आया। अब यहां पर एक चीज और जानना है आपको, शॉर्ट नेम के पहले आर्टिकल द नहीं लगता। सिर्फ अमेरिका लिखा हो, अगर सिर्फ लिखा हो अमेरिका और उसके पहले आपने द लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। आपने चाइना के पहले द लगा दिया, गलत हो जाएगा। लेकिन यही सही हो जाएगा अगर आप लिख देंगे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये सही है, जब तक ये अपने पूरे नाम में रहेगा तब तक आप आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन अगर ये शॉर्ट, जैसे चाइना सिर्फ लिख दिया तो आर्टिकल द नहीं आएगा, अमेरिका सिर्फ लिख दिया तो आर्टिकल द नहीं आएगा, ठीक है ना। तब आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे।
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके पहले नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग इनके पहले नहीं होता। जैसे आप ये नहीं लिख सकते, लेकिन ये वाला अब ये तो कह तो दिया कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा, लेकिन इस वाले रूल को याद करिए, अगर नाउन अपने बाद क्या ले लेगा, ऑफ, तो पर्टिकुलर हो जाएगा। अगर नाउन अपने बाद रिलेटिव प्रोनाउन ले लेगा तो किसी भी अवस्था में रहेगा आर्टिकल द लगा देगा, ठीक है ना। जैसे कंचन ने अगर यही लिखा, या अगर मैंने लिखा ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन लीड्स हिम टू पॉवर्टी, ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन ना। अब यहाँ ईमानदारी सिर्फ किसकी, इस आदमी की, इसके बाद ऑफ लिख दिया तो नेम ऑफ एनी प्लेस, तो अगर सिटी का नाम प्लेस के नाम में आता है तब तो नहीं लगेगा, सिटी का नाम किसी और व्यवस्था में आता होगा तो लगेगा ना। सिटी भी तो प्लेस द ले लेते हैं, अदरवाइज के लिए उनको नियत किया गया है, यानी जो उनका कार्य है अगर वैसे ही किसी चर्चा में है तो उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जो लोग हिंदी में लिखा है लिख लीजिए, आर्टिकल द का प्रयोग निम्नलिखित नाउन के पहले नहीं होता है, आर्टिकल द का प्रयोग निम्नलिखित नाउन के पहले नहीं होता है यदि उनका प्रयोग उनके स्वाभाविक अर्थ के लिए किया गया हो, यदि उनका प्रयोग उनके स्वाभाविक अर्थ के लिए किया गया हो। कौन से नाउन की बात मैं कर रहा हूं, स्कूल, कॉलेज, चिल्ड्रन। किसी की बारात आती है उसको रोक देंगे, कोई फंक्शन होता है स्कूल में, चलो स्कूल में कंपाउंड खाली वहीं करवा देते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी, या कई बार मान लीजिए हम सिर्फ प्रिंसिपल या किसी टीचर से मिलने गए, पढ़ने नहीं गए, तो ये क्या हो गया, ये उसका मोरल सेंस, स्वाभाविक अर्थ नहीं है, ठीक है ना, स्वाभाविक अर्थ नहीं है। जैसे अगर लिखा जाए ही इज गोइंग टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, अब यहां पर ही का उद्देश्य पढ़ना नहीं है, ही पढ़ने नहीं जा रहा है, ठीक है ना, ही पढ़ने नहीं जा रहा है, ही क्या करने जा रहा है, प्रिंसिपल साहब से मिलने जा रहा है। अब स्कूल का उद्देश्य बदल गया, यहां पर आप लिखेंगे द स्कूल। अगर इनके मोरल सेंस में इनका प्रयोग न हो तो आप इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, जब मैंने टेम्पल लिखा तो टेम्पल मतलब जितने भी रिलीजन उनके टेम्पल को जिस जिस भी नाम से आप जानते हैं वो सब, चर्च हो चाहे मास्क हो, सब उसी में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगर लिखा जाए he is going to the temple to worship, अब मंदिर आदमी पूजा पाठ ही करने जाएगा, ठीक है ना, मंदिर आदमी पूजा पाठ करने जाएगा, उसी उद्देश्य से बना है। अब आप उसके पहले द क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस लिखा जाता वर्क है उसलिए जा रहा है, अब यहाँ टेम्पल का उद्देश्य बदल गया, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, गोइंग टू द टेम्पल, ठीक है ना। नहीं जाता, दर्शन भगवान दे देते तो फिर बात, तो वहां भी उद्देश्य बदल जाएगा, वहां पांडा लगते, खूब चप्पल इधर उधर होते, कई बार अनजाने में, कई बार जानबूझ के। तो अगर आप उद्देश्य ही लेकर जा रहे हैं तब आप द टेम्पल जाएंगे, अनजाने में हो रहा है तो फिर वो चूंकि आपका उद्देश्य कुछ और था, ठीक है ना, उद्देश्य आपका कुछ और। मंदिर का भंडारा, हाँ तब भी आप भंडारा वंडारा सब द टेम्पल है, मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ करने के काम से जाएंगे तभी वहां टेम्पल के पहले द नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, नहीं जो रेगुलर जाएगा तब द नहीं लगा, ऐसा उसका उद्देश्य क्या है। जैसे कोई रेगुलर उद्देश्य बदल गया सोने के अलावा तो आप द बेड कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। ए एन पर ही ध्यान दीजिए, बताइए यहाँ क्या होगा, ए एन पर ही ध्यान दीजिए, बताइए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए। अब इसका उच्चारण क्या है, यूजफुल, यह बोला, यह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या हो जाएगा, ए यूजफुल मेडिसिन, ए यूजफुल मेडिसिन हो जाएगा ना। एनसीसी कैडेट, एनसीसी कैडेट, ए एन द, यह आ गया, यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप क्या बोलेंगे, अ यूनिक साइट, एन एक्सीलेंट आइडिया, एक्सीलेंट, ए से उच्चारण आया ना, एन एक्सीलेंट आइडिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें क्या होगा, प्यून एंड नाइट गार्ड आर रिक्वायर्ड, इसमें क्या आना चाहिए, ए प्यून एंड ए नाइट गार्ड, दोनों के पहले ए लग जाएगा, दोनों के पहले ए लग जाएगा क्योंकि दोनों का उच्चारण किससे है, ऑनरेबल, तो एन ऑनरेबल मैन हो जाएगा। ऑ का उच्चारण है, वॉबल का उच्चारण है, एन ऑनरेबल। इसमें क्या होगा ये तो एक इडियम भी है ना, कहावत भी है, नीम हकीम खतरे जान, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अ लिटिल क्यों चुना, क्योंकि ये मात्रा बताता है, ये संख्या बताता है। नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है,
नॉलेज अनकाउंटेबल है तो मात्रा बताने वाला शब्द चाहिए, इसलिए क्या लिखते हैं, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। फ्यू लिखा होगा तो संख्या बताएगा ना, यहाँ भी फ्यू संख्या ही बताएगा। ठीक, बढ़िया। सी इज डैश टू द थ्रोन, इस शब्द को कैसे पढ़ेंगे, HEIRESS, इसको पढ़ते हैं एरेसिस, एच नहीं पढ़ा जाए, एरेसिस। एरेसिस महिला उत्तराधिकारी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो एरेसिस इसको पढ़ेंगे, ए से पढ़ा जाएगा, वॉवेल साउंड है, क्या लिखा जाएगा, एन एरेसिस, एन लिखा जाएगा क्योंकि वॉवेल का उच्चारण है, वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। हाँ, आपको इसमें समस्या चल रही है थोड़ा सा। मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर, क्या हो गया, बाई के बाद आर्टिकल नहीं चाहिए क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। इन द मीटिंग मोर देन वन singular subject comes with and verb will be in plural number। पहला प्रयोग की जाएगी, तो प्रयोग की जाएगी एंड से जुड़े हैं तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल, तो आप क्या लिखेंगे, आर। यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही, दूसरा आई, तीसरा तीन है, तीनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, प्लूरल, यानी आप लिखेंगे हैव, ठीक है ना, क्लियर है। अब इन्होंने ये तो कह दिया कि एक से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ आ जाएगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, वो सॉरी वर्ब प्लूरल हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको, जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो मैंने वहां ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये सारे रूल पढ़ाए थे। अगर ये आपके सब्जेक्ट के साथ लगे हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक नियम तो यहीं पे आपका आ गया कि अगर ऐसे शब्द मिल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपने ईच लिखा, एवरी लिखा या नो लिखा, ईच एवरी नो के बाद आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। ईच एवरी नो, तीनों में से कोई भी आपको मिला तो इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे आपने लिखा ईच मैन एंड, यहां से एग्जांपल है, ठीक है ना, ईच मैन एंड ईच वुमन आर ऑफ द सेम ओपिनियन, क्या लिखा इन्होंने, ईच मैन एंड ईच वुमन आर ऑफ द सेम ओपिनियन। अब यहाँ पे मैन एक सब्जेक्ट, वुमेन दूसरा सब्जेक्ट, एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, ईच, और हमको क्या पढ़ाया गया कि ईच एवरी नो कोई भी आ जाए तो आप वर्ब कैसी रखेंगे, सिंगुलर ही रखेंगे। यहाँ देखिए, इसलिए आपने देखिए मैन और वुमेन को भी सिंगुलर रखा क्योंकि नाउन भी सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहेगा, ठीक है ना। या जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, मान लीजिए लिखा जाए एवरी टॉम, डिक एंड हैरी आर गोइंग टू कॉलेज, मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो। या एक उदाहरण और भी उठा लीजिए, नो बॉय एंड नो गर्ल आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक, तीनों कंडीशन में गलत क्या हो गया, यहाँ पे आपने क्या लिखा, इज लिखा, यहाँ भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट तो है, तीनों एंड से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन तीनों से पहले क्या लिखा हुआ है, एवरी, तीनों से पहले एवरी लिखा है, तीनों से पहले एवरी लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा, आपको इज लिखना पड़ेगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करके उसको सिंगुलर कर देगा। सेम यहाँ देखिए, बॉय एंड गर्ल दोनों सिंगुलर हैं, एंड से जुड़े हैं, लेकिन दोनों से पहले नो लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ईच एवरी नो अगर आ जाए, ठीक है ना, ईच एवरी नो अगर आ जाए तो आप ईच एवरी नो के बाद सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कर देंगे, सिंगुलर, भले ही वो एक से अधिक सब्जेक्ट लिख रहा है, यानी इस वाले रूल को आप फिर नहीं मानेंगे, ठीक है ना। एक से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट लेके आएगा लेकिन आप क्या करेंगे, ईच एवरी नो होने की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट करके एक एक कर, लेकिन ये पहचानते कैसे हैं, तो इसको पहचानेंगे, लिखिए, इन दिस केस सब्जेक्ट, एक से अधिक सब्जेक्ट एक ही नाउन के लिए आए, अगर एक से अधिक सब्जेक्ट एक ही नाउन के लिए आए तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाती है।
तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। वर्ब कैसे प्रयोग की जाएगी? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। ऐसी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट के साथ होता है। फिर रूल आ जाएगा, अगर एक से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? इज, यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? हैज, दोनों ही सिंगुलर हो जाएंगे, लेकिन प्रयोग की जाएगी। हैव में से कोई एक होगा। द टीचर लिखते हैं एक आपका फ्रेज होता है, लेकिन आपने लिखा पहले वाले में भी नथिंग बट लिखा है, दूसरे वाले में भी नथिंग बट लिखा है, दोनों में नथिंग बट लिखा है, ठीक है ना, दोनों में नथिंग बट लिखा है। अब हमारा रूल क्या कह रहा था? नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों ले सकते हैं। जैसे ये स्टूडेंट के अकाउंटेबल है, तो ये प्लूरल लिखा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इससे रेगुलेट ही नहीं हो रहे। वाटर अनकाउंटेबल है तो कैसा लिखा है? सिंगुलर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी वर्ब नाउन से रेगुलेट हो ही नहीं रही, हमारी वर्ब किससे रेगुलेट हो रही है? नथिंग से। और नथिंग लिखा रहेगा तो वर्ब हर बार क्या लिखनी पड़ेगी? सिंगुलर। आप क्या लिखेंगे? नथिंग बट स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट हियर, नथिंग बट वाटर इज ऑल अराउंड। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। नथिंग बट अगर आपने लिखा है तो नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट आप अगर काउंटेबल रख रहे हैं तो प्लूरल हो सकता है, अनकाउंटेबल रख रहे हैं तो सिंगुलर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी वर्ब नथिंग के अकॉर्डिंग आएगी, और जब नथिंग के अकॉर्डिंग आएगी तो वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। एक फ्रेज आपका है ए नंबर ऑफ, और एक फ्रेज आपका है द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, दो फ्रेज आपके पास है। ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है मेनी, कई, और द नंबर ऑफ का अर्थ होता है की संख्या, ये किसी की संख्या बताता है, ठीक है। ए नंबर ऑफ मेनी के अर्थ में आता है, कई के अर्थ में आता है, और द नंबर ऑफ संख्या बताता है, किसी चीज की संख्या के बारे में बात करते हैं। ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है ना, नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल हो जाएंगे। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ ये शर्त अलग है, द नंबर ऑफ के साथ आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। ए नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी हो जाएगी? वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है ना, वर्ब कैसी हो जाएगी? वर्ब सिंगुलर। जैसे आपने कहा ए नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन दिस कंपनी। फिर आपने इसी चीज को ऐसे लिख दिया, गिन लिया आपने कितने हैं? द नंबर ऑफ वर्कर्स 700। अब पहले वाले में क्या करेंगे आप? पहले वाले में क्या लिखेंगे? ए नंबर ऑफ लिखा था, ए नंबर ऑफ का मतलब क्या हो गया? मेनी, कई, इसके साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल। नाउन आपका ऑलरेडी प्लूरल लिखा ही हुआ था, वर्कर्स। वर्ब आप क्या लिख देंगे? आर, ये भी प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल के साथ प्लूरल का चक्कर फिट हो गया, आर हो गया, ठीक है ना। दूसरे वाले में लेकिन आपने लिखा द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के साथ आपका जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होना चाहिए था। आपने वर्कर लिखा, वर्कर्स होना चाहिए, लेकिन वर्ब कैसी होनी चाहिए? वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो अब यहां क्या लिखा जाएगा? यहां लिखा जाएगा इज। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का यही बेसिक डिफरेंस है आपका। ए नंबर ऑफ वर्कर्स इज 7, सॉरी द नंबर ऑफ वर्कर्स इज 700 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने द नंबर ऑफ से संख्या, अच्छा जिसकी संख्या बताएंगे स्वाभाविक है वो एक से ज्यादा होगा, तभी तो गिन के संख्या बताना पड़ा। एक रहता तो क्या जरूरत पड़ती संख्या बताने की? तो जिसको हम गिने वो तो ज्यादा है इसलिए प्लूरल हो गया, लेकिन गिनने के बाद हम एक यूनिट निकाल पाए, इसलिए वो यूनिट कैसी लिखी जाएगी? सिंगुलर लिखी जाएगी ना। लेकिन यहाँ तो हमने कहा कई लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मेनी का अर्थ ले लिया, मेनी का अर्थ ले लिया तो सब कुछ क्या हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक है ना, प्लूरल हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। पहले वो कंजंक्शन जान ले, टुगेदर विद, along with, like, besides, not वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। वर्ब का प्रयोग पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है ना, वर्ब का प्रयोग पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ जाएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे आपने कहा ही
as well as his brothers, he as well as his brothers अब मुझे यहाँ या तो हैज लगाना है या तो हैव लगाना है, दो में से कोई एक लगेगा। आगे देखिए लिखा मैंने, he along with his friends going to वाराणसी। यहाँ मुझे इज या आर में से कोई एक लगाना चाहिए। नीतू विद हो, टुगेदर विद हो, along with, like, besides, not, इन सब के साथ हम सब्जेक्ट जो वर्ब लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये पहला सब्जेक्ट एज वेल एज के बाद ये दूसरा सब्जेक्ट, ये पहला सब्जेक्ट along with के बाद ये दूसरा सब्जेक्ट, ये पहला सब्जेक्ट like के बाद ये दूसरा सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? पहले वाले के। पहला ही है तो ही के साथ तो सिंगुलर लगेगा, दूसरा भी ही है के अकॉर्डिंग काम करेगी, जैसे यहां कर लिया इसमें। विल बी यूज, कौन से कंजंक्शन है वो भी लिख लीजिए, ईदर और, ईदर ही और हिज ब्रदर्स हैव, आप क्या लिखेंगे? ईदर ही और हिज ब्रदर्स हैव अटेंडेड, हैव हो जाएगा। ऐसे दूसरे में देखिए, नॉट ओनली के साथ पायल पहला सब्जेक्ट, बट ऑल्सो के बाद हर फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट। किसको हमको लेना है? बाद वाले को। बाद वाला क्या लिखा है? प्लूरल, प्लूरल लिखा है तो फिर हमें यहाँ क्या चाहिए? आर। ये तो फिल कर दिया आपने। तीसरे वाले में क्या गलत हुआ बताइए? तीसरे वाले में सारे शब्द लिखे लेकिन गलत क्या है? क्या सुधारना चाहिए आपको? क्योंकि यहाँ भी नीदर नॉर लिखा है और नीदर नॉर के साथ यू पहला सब्जेक्ट, योर फ्रेंड दूसरा सब्जेक्ट, तो क्या मिस्टेक बन रही है यहाँ? हाँ बढ़िया, आंख बंद करके, जैसे भेड़ नहीं देखा, भेड़, एक भेड़ आगे आगे चलती है, पीछे से सब ऐसे जो है उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, कहीं जा रहा है मतलब नहीं, जहाँ आगे वाला जा रहा है वहीं पीछे पीछे चले। रूल यहाँ लिखा हुआ है बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। बाद वाला सब्जेक्ट लिखा है योर फ्रेंड और योर फ्रेंड लिखा हुआ है सिंगुलर, इस भी लिखा है सिंगुलर। जरूरी है कि हर बार गलती निकल आए? योर फ्रेंड ही लिखा है ना, योर फ्रेंड्स तो लिखा नहीं, योर फ्रेंड लिखा है ना, योर फ्रेंड तो सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही रहेगा ना। कितना भी पढ़ा दे लेकिन रहना भेड़। वैसे बस एक एक ने लिख दिया आर, बस कॉपी करो, आर 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 आर, दिमाग लगाना नहीं है, नहीं तो लगाएंगे कहां से? नहीं, चल अब कंफ्यूजन नहीं होगा। के सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हो तो क्या करना पड़ेगा? विल बी यूज्ड, वर्ब विल बी यूज्ड according to यदि सब्जेक्ट सही है। हाँ, अगर आप फ्रेंड्स लिखे हैं आपके अपने एग्जांपल में तो आप बिल्कुल आर लिख सकते हैं, क्योंकि हम वहां सिंगुलर रखेंगे तो सिंगुलर। तो वर्ब का प्रयोग, वन ऑफ देम आर ट्राइंग टू रीच द लोकेशन, many of us wants to join the institute। क्या गलत हो रहा है दोनों में? क्या गलत हो रहा है दोनों में? हाँ देखिए, वन ऑफ देम, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मेरा किससे जुड़ा हुआ है? प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन का प्रायर वर्ड कौन है? वन। वन क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर। अगर सिंगुलर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। आप लिखेंगे वन ऑफ देम इज ट्राइंग टू रीच द लोकेशन, वन ऑफ देम इज ट्राइंग टू रीच द लोकेशन, इस हो जाएगा। लेकिन दूसरे में देखिए लिखा मेनी ऑफ अस, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। यहाँ भी ऑफ लिखा, ऑफ से पहले क्या लिखा? मेनी। मेनी, मेनी क्या डिमांड करता है? प्लूरल। इसका मतलब यहाँ वांट्स गलत है, क्या होना चाहिए? वांट होना चाहिए। प्लूरल के साथ प्लूरल काम करेगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो हमको प्रेपोजिशन ना, हमको प्रेपोजिशन के जो पहले शब्द आया है उस पर ध्यान देना चाहिए। कब तक? जब तक वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन ना आया।
जब तक वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन ना आया हो। रिलेटिव प्रोनाउन याद है ना, व्हाट, हु, होम, विच, जब तक इसका प्रयोग ना हुआ हो तब तक ये नियम काम करेगा। लेकिन अगर वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन वाले रूल में पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो शब्द आता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग होती है। उसी रूल को यहां रिवाइज करेंगे, नोट करके लिखिए। वर्ब will be used according to the antecedent of relative pronoun। relative pronoun अगर आप भूल रहे हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, who, whom, which, that, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद। अब पूर्व पद मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से तुरंत पहले जो शब्द आया है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा he is one of the students, he is one of the students who is